स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पैसिव के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि पैसिव होता क्या है, और देन इसके बारे में हम लोग ये जानेंगे कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको कैसे चेंज किया जाता है। ग्रामर में हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस बेसिकली दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला तरीका होता है कि पैसिव में सेंटेंस को लिखा कैसे जाता है या क्यों लिखा जाता है, और दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना। बेस्ट, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये सीखा जाए कि पैसिव का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। चलिए, अच्छा एक चीज हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि ये जो वॉइस है इसका रिलेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से पार्ट से होता है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस का जो रिलेशन है वो बेसिकली है आप लोगों के वर्ब से, द वे ऑफ राइटिंग अ वर्ब। ठीक है, हम लोग वर्ब को ही एक्टिव स्टाइल में और पैसिव स्टाइल में लिखते हैं। ठीक है, लेकिन एक्टिव स्टाइल और पैसिव स्टाइल होता क्या है। अगर हम लोग नॉर्मली एक्टिव और पैसिव वर्ड्स पर ध्यान दें, एक्टिव को हिंदी में कहते हैं सक्रिय, यानी आप काम को कर रहे हैं, आप एक्टिव हैं। तो जब सब्जेक्ट एक्टिव मोड में होता है, यानी जो काम को करने वाला होता है वो एक्टिव मोड में होता है, काम को कर रहा होता है, तो उसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट पैसिव मोड में होता है, यानी वो काम को कर रहा होता है नहीं, वो एजेंट के रूप में दिखाया जाता है, वहां पे उसका महत्व नहीं होता है। समझ में आई बात। जब सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस में वर्ब के पहले दो चीजें होती हैं, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर हम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं तो हम लोग इसको काम करते हुए दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं तो काम को होते हुए दिखाते हैं, काम को होते हुए दिखाते हैं। अगर इसको हम लोग समझना चाहें तो हिंदी के एक दो वाक्यों से समझ सकते हैं। देखिए कैसे समझते हैं हम लोग इसको। देखिए, मैं दो वाक्य लिखता हूं हिंदी के, आपको समझ में आ जाएगा। वे लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। वे लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। आप इस सवाल में, इस प्रश्न में खेल रहे हैं से पूछिए कि कौन खेल रहा है, तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि कौन खेल रहा है, यानी इस काम को कर कौन रहा है, वे लोग। समझ में आई बात। और अगर एक दूसरा सेंटेंस लिखे, मैदान में क्रिकेट खेला जा रहा है। अब जरा गौर से करिएगा, मैदान में क्रिकेट खेला जा रहा है, एक्शन तो हो रहा है ना, लेकिन इस वाक्य में क्या यह बताया गया है कि एक्शन को कर कौन रहा है? नहीं। इस बात को ध्यान में रखिए कि एक्शन तो हो ही रहा है। पहले वाले वाक्य में भी एक्शन हो रहा था और इस वाले वाक्य में भी एक्शन हो रहा है, लेकिन पहले वाले वाक्य में यह बताया गया था कि एक्शन कर कौन रहा है, यानी सब्जेक्ट जो था वो एक्टिव मोड में था, काम को कर रहा था। इसमें मैदान में क्रिकेट खेला जा रहा है। क्या खेला जा रहा है जी? क्रिकेट। लेकिन खेल कौन रहा है, क्या इसकी चर्चा हुई है? तो इसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए सब्जेक्ट को मेंशन किया गया था। इसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं था। जिसने ये बात बताया या जिसने आपसे ये बात पूछा, आपने मैदान में जाकर पूछा क्या हो रहा है मैदान में, तो मैदान में क्रिकेट खेला जा रहा है। इट मीन्स पूछने वाले को खेलने वालों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको ये बात अंडरस्टूड है कि कोई ना कोई तो खेल रहा होगा, बस उसको ये जानना था कि कौन सा खेल खेला जा रहा है या वहां पे मैदान में हो क्या रहा है। तो जब पूछने वाले का इंटरेस्ट ऑब्जेक्ट में हो तो सेंटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि पैसिव स्टाइल में लिखा जाता है। और जब पूछने वाले का इंटरेस्ट बदल जाए, अच्छा उन्होंने पूछा कौन लोग खेल रहे हैं, अच्छा वे लोग खेल रहे हैं। समझ में आई बात। तो जब आपका जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है तो सेंटेंस को आप एक्टिव स्टाइल में लिखते हैं और सब्जेक्ट को ही हमेशा कहां लिखते हैं? फ्रंट पर। लेकिन जब आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट, तो आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है और उसको हम लोग लिखते हैं किसमें? पैसिव में। किसमें लिखते हैं? पैसिव में। केवल एक एग्जांपल से नहीं, एक दो और एग्जांपल से आप लोगों को ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं, आपके हाथ में एक किताब है, आपको वही वाली किताब खरीदनी है, तो जब आप दुकान पर जाते हैं तो आप दुकानदार से पूछते हैं ये किताब
ये किताब मिलती है क्या, या ये किताब बिकती है क्या। मतलब उसको इस बात में इंटरेस्ट थोड़ी है कि कौन बेच रहा है, उसको तो अंडरस्टूड है कि दुकानदार ही बेच रहा है। तो जब सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो या पूछने वाले को सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट ना हो तो वो सेंटेंस जो होता है वो पैसिव स्टाइल में लिखता है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो, क्या हो, अंडरस्टूड हो, तो वो सेंटेंस को पैसिव स्टाइल में लिखता है। वो ये ऐसे जनरली ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे, क्या आप यह किताब बेचते हैं। इन दोनों अगर सवाल को अगर देखा जाए तो दोनों सवाल में बेसिक एक डिफरेंस है। वो ये जानना चाहता है कि वो व्यक्ति यह किताब बेचता है कि नहीं बेचता है, यानी कि वो सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड था, बेचने वाले में इंटरेस्ट था, किताब में उतना इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन इस वाले सवाल में वो ये पूछना चाहता है कि क्या ये किताब बिकती है कि नहीं बिकती है। समझ में आ रही है बात। तो जब आप सब्जेक्ट से ओरिएंटेड सवाल पूछते हैं तो फोकस हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर रहता है, बताने वाला हमेशा सब्जेक्ट को फ्रंट पर रखता है। लेकिन जब आपका फोकस सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाले पर होता ही नहीं है तो बताने वाला हमेशा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजें पूछता है, और पूछने वाला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पूछेगा और बताने वाला भी क्या करेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही बताएगा। तो जब सेंटेंस सब्जेक्ट ओरिएंटेड होंगे या यूं कहिए कि सब्जेक्ट को ही फोकस करके होंगे तो वह एक्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग कही जाती है। और जब सवाल पैसिव ओरिएंटेड होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, तो सेंटेंस को जो लिखने का स्टाइल होता है वो क्या होता है, पैसिव स्टाइल। अब जैसे ये देखिए दरवाजा है, मान लीजिए कि मैं आया तो मैंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था, तो मैंने पूछा दरवाजा किसने खोला, दरवाजा किसने खोला। तो आप कहेंगे कि सर मैंने दरवाजा खोला। तो मैंने दरवाजा खोला में मैं इस दरवाजे में इंटरेस्ट नहीं था, मैं खोलने वाले में इंटरेस्टेड था। लेकिन अगर मैं पूछा अरे दरवाजा कैसे खुल गया, तो मैं यहां खोलने वाले में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, दरवाजे में इंटरेस्टेड हूं। समझ में आई बात। आप जब दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं तो बेचने वाले में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि सामने जो बैठा है वही बेच रहा है। आप सिर्फ सामान में इंटरेस्टेड होते हैं। अगर आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं, किसी ने आपको रोका या कहीं एक साइन बोर्ड लगा हुआ है कि आगे रास्ते की मरम्मत हो रही है, आगे रास्ता टूटा हुआ है, तो क्या रास्ते को मरम्मत करने वाले में आप इंटरेस्टेड हैं या रास्ते को तोड़ने वाले में इंटरेस्टेड है, कि सिर्फ रास्ते में इंटरेस्टेड है, सिर्फ रास्ते में इंटरेस्टेड है। कीप योर वॉइस लो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप ऑब्जेक्ट में ही इंटरेस्टेड होते हैं, किसमें इंटरेस्टेड होते हैं, ऑब्जेक्ट में। तो जब आप ऑब्जेक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं तो आप ऑब्जेक्ट को फ्रंट पे लिखते हैं और ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेंटेंस क्रिएट करते हैं। और जब आप सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं तो सब्जेक्ट को फ्रंट पर लिखते हैं और सब्जेक्ट के हिसाब से सेंटेंस लिखते हैं। तो जो सेंटेंस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के हिसाब से लिखा जाता है वो एक्टिव स्टाइल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सब्जेक्ट काम को कर रहा होता है। और जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बात कही जाती है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बात, तो ऑब्जेक्ट फ्रंट पे लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट उस काम को कर नहीं रहा होता है बल्कि काम उसके ऊपर हो रहा होता है, और करने वाला जो है वो एक एजेंट की तरह काम करता है। समझ में आई बात। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट किसका, एक्टिव और पैसिव का। चलिए अगर इसको लिखने के लिए हिसाब से किया जाए तो आप लोग साथ साथ लिख भी सकते हैं। मैं लिख देता हूं वॉइस। वॉइस बेसिकली कितने पार्ट में बांटे गए हैं जी, 2, एक्टिव एंड पैसिव। अभी तक मैंने आपको जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताया वो ये था कि अगर आप सब्जेक्ट के हिसाब से बात करते हैं या सब्जेक्ट के लिए बात करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस। और जब आप ऑब्जेक्ट के लिए बात करते हैं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बात करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, पैसिव में लिखते हैं। समझ में आई बात। जब आप एक्टिव वॉइस में लिखते हैं तो सबसे आगे सब्जेक्ट लिखा जाता है, जब आप पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो सबसे आगे ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये एक डूअर होता है, काम को करता है, और ये डूअर नहीं होता, ये रिसीवर होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्शन को रिसीव करता है। इसमें काम को किया जाता है और इसमें काम होता है। अभी मैंने जो आप लोगों को हिंदी वाला एग्जांपल दिया था उस एग्जांपल को एक बार और रिपीट करूंगा कि हिंदी वाक्यों में आप कैसे पता करेंगे कि सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में, और फिर इंग्लिश में कैसे पता करेंगे इसकी बात करेंगे। इसको जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। तो हमने देखा कि वॉइस जो है बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है, सक्रिय है, एक्शन कर रहा है। और पैसिव का मतलब क्या है,
सब्जेक्ट सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है, उसने एक्शन, वो एक्शन कर रहा है लेकिन उसके बारे में बात नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है? ऑब्जेक्ट की हो रही है। डूअर ऑफ द एक्शन की बात ही नहीं हो रही है, वो हमारे फोकस में है ही नहीं। तो जब हम लोग सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं करते हैं तो पैसिव में लिखते हैं, जब हम सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं तो हाँ इसमें लिखते हैं। चलिए मिटाते हैं। हम लोग कुछ बेसिक बातें सीखेंगे। एक बार मैं फिर से आपके सामने हिंदी वाला वाक्य लिखता हूं जिससे आप हिंदी में यह पता कर पाए कि सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में। जैसे देखिए, मैंने उसे भी आमंत्रित किया है। मैंने उसे भी आमंत्रित किया है। तो आमंत्रित करना हमारा क्या है? वर्ब है। और आमंत्रित किया किसने है? मैंने। तो आप अगर पूछेंगे किसने या कौन, और अगर आपको वाक्य में इसका उत्तर मिल जाता है, किसने या कौन, अगर वाक्य में इसका उत्तर आपको मिल जाता है तो जो सेंटेंस है वो किसमें होगा? एक्टिव वॉइस में। हमेशा याद रखिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कौन और किसने बेसिकली किसकी बात करते हैं? सब्जेक्ट की। कौन और किसने से आपको क्या प्राप्त होता है? अगर आप वर्ब से पूछते हैं कौन कर रहा है या किसने किया, तो आपको जो उत्तर मिलता है वो आपका क्या होता है? सब्जेक्ट। और यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद है, इसका मतलब ये कि वो सेंटेंस किस वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, हम लोग वॉइस पढ़ेंगे। टेंस से इसका कोई रिलेशन होता नहीं है। हाँ, वर्ब जो होता है उसका टेंस होता है कि वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में, वर्ब का टेंस होता है। लेकिन ओवरऑल वॉइस का डायरेक्टली टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। हम लोग बाद में इसकी बात करेंगे। तो ये आपने देखा पहला सेंटेंस जिसमें मैंने आपसे कहा कि मैंने उसे भी आमंत्रित किया है। तो ये जो क्रिया है वो किसने है? मैंने। और जब मैंने की है तो मैं कौन हूं? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हूं। और जब मैं सब्जेक्ट हूं तो इसका मतलब सेंटेंस किस वॉइस में है? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे भी आमंत्रित किया गया है। उसे भी आमंत्रित किया गया है। तो आमंत्रित किसी ने किया है, इस बात की बात नहीं हो रही है। आमंत्रित किया गया है यानी कोई काम कर रहा है, इसकी बात नहीं हो रही है। बात यह हो रही है कि कोई काम हुआ है, कोई काम हुआ है। यहां काम के होने की बात हो रही है, काम के होने की बात। इसके बाद, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था काम को करने की बात, और यहां पे क्या बात हो रही है? काम के होने की बात। अब जरा बात करिए, किसने आमंत्रित किया है? इसका उत्तर मिल रहा है क्या? कौन या किसने आमंत्रित किया है? आपके पास इसका उत्तर नहीं है। तो जब आपको सेंटेंस में कौन या किसने का उत्तर ना मिले तो आप समझ जाइए कि काम को करने वाले की चर्चा ही नहीं हो रही है, चर्चा काम के होने की हो रही है, यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन की हो रही है। तो अब आपके पास अगला सवाल, जब ये उत्तर नहीं मिलता है तो आपके पास अगला सवाल होता है किसे या क्या। सबसे पहले आप पूछते हैं किसे, और अगर इसका भी उत्तर नहीं मिलता है तो आप पूछते हैं क्या। अगर आपको इन दोनों में से किसी का उत्तर नहीं मिलेगा तो इन दोनों का उत्तर पक्का मिलेगा। एक्चुअली में ये आपके होते हैं कौन? सब्जेक्ट होते हैं। कौन होते हैं? सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट का उत्तर नहीं मिलता है तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का उत्तर अवश्य मिलता है। कभी कभी आपको दोनों का उत्तर मिलेगा। मैंने उसे भी आमंत्रित किया है, तो किसने आमंत्रित किया है? मैंने। तो मैं सब्जेक्ट हूं। और किसे आमंत्रित किया है? उसे, यानी कि वो ऑब्जेक्ट है। तो जब आपका पहले इसका उत्तर मिल जाता है तो इसका उत्तर बाद में मिलता है। लेकिन जब आपको इसका उत्तर नहीं मिलता है तो फिर इसका उत्तर मिलता है, जो कि ऑलरेडी शुरू में लिखा होता है। तो जब आपका सब्जेक्ट की जगह कौन सी होती है? सब्जेक्ट की जगह होती है सबसे पहले सेंटेंस में। जैसे सब्जेक्ट की जगह होती है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि ट्रेन में सबसे आगे इंजन की जगह होती है। ट्रेन में इंजन पीछे से तो धक्का नहीं देता है ना, ट्रेन में इंजन हमेशा आगे लगा होता है। तो सब्जेक्ट आपका इंजन होता है जो हमेशा फ्रंट पे लगा होता है। लेकिन जरा गौर करिएगा, यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट रूपी इंजन है या इंजन रूपी सब्जेक्ट है, जो भी कहिए, वो यहाँ मौजूद नहीं है। तो बाईपास से काम चलाया जा रहा है। अब जरा बताइए, क्या इसका उत्तर मिला आपको? नहीं मिला। तो सेंटेंस एक्टिव में नहीं है। क्या सेंटेंस एक्टिव में है? नहीं है। अगर इसका उत्तर मिलता है तो एक्टिव में होता है, लेकिन इसका उत्तर मिला नहीं तो सेंटेंस एक्टिव में नहीं है। लेकिन अब जरा पूछिए तो किसे आमंत्रित किया गया है? किसी ने ना किसी ने तो किया है, लेकिन उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट इस बात में है कि आमंत्रित किसको किया गया है। तो जब इसका उत्तर ना मिले
तो इसका उत्तर ढूंढना चाहिए। इन दोनों में से किसी का भी उत्तर मिले, सेंटेंस आपका किस में होता है? पैसिव में। तो ये सेंटेंस एक्चुअली में किस में है? पैसिव में, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, या यूं कहिए सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। तो इसी सेंटेंस को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस, जिसमें बात किसकी होती है? ऑब्जेक्ट की। तो ये हमारा बेसिक क्या था? हिंदी माध्यम से जो वाक्य होते हैं उसमें ये पता लगाना। देखिए क्या होता है, हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, वाक्य हमारे दिमाग में हिंदी में ही आता है, तो लिखते समय हम लोग दिमाग में हिंदी सेंटेंस लाते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो किसी ने कह दिया इंग्लिश इज टीचिंग, तो इसका जब आप हिंदी निकालते हैं तो अंग्रेजी पढ़ा रही है या अंग्रेजी पढ़ा रहा है, लेकिन वाक्य एक्चुअली में हमारे दिमाग में क्या आया था? अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। ही इज टीचिंग, वह पढ़ा रहे हैं, वह अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ही इज टीचिंग इंग्लिश, तो यहां तो ही इज टीचिंग है, लेकिन अगर मैं ही हटा के इंग्लिश लिख दूं और वर्ब में कोई चेंज ना करूं तो सेंटेंस हो जाएगा ना, इंग्लिश इज टीचिंग। लेकिन क्या इसका मतलब वो निकलेगा जो हम मतलब हम खोज रहे हैं? नहीं। बोलिए, उसने अपनी कार बेच दी है, ही हैज सोल्ड हिज कार, लेकिन मैं कहूंगा उसकी कार बिक गई है, तो हिज कार हैज सोल्ड बोलेंगे तो क्या वो मीनिंग निकलेगा जो मीनिंग हमारे दिमाग में आया? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर सेम वर्ब रहे और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को केवल हटा के लिख दिया जाए और हम उससे ये उम्मीद करेंगे कि वही मीनिंग निकलेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने इसके पहले वाले वाक्य में देखा था ना, मैंने उसे भी आमंत्रित किया है, यानी मैंने कोई काम किया है। लेकिन इस वाक्य के वर्ब को देखिए, उसे भी आमंत्रित किया गया है, यानी कोई काम हुआ है। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, लेकिन अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, मैं काम हो रहा है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। मैंने अपनी कार बेच दी है, आई हैव सोल्ड माई कार, मेरी कार बिक गई है, माई कार हैज बीन सोल्ड। तो जब सेंटेंस में डूअर ऑफ द एक्शन शुरू में होता है तो वो एक्शन करता है, वर्ब अलग तरीके से लिखा जाता है। लेकिन जब डूअर ऑफ द एक्शन शुरू में नहीं होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन शुरू में होता है, तो वर्ब का पैटर्न चेंज हो जाता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ होने की बात होती है। तो एक्टिव और पैसिव में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी होता है कि एक्टिव में कोई काम करता है, लेकिन पैसिव में सिर्फ और सिर्फ काम होता है। और होने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? होने को इंग्लिश में कहा जाता है बी। बी मतलब होना। इसीलिए पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस लिखिए, मेन वर्ब की जगह हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं? बी वर्ब को। आई एम टीचिंग, लेकिन इंग्लिश इज बीइंग टॉट। आई हैव सोल्ड माई कार, बट माई कार हैज बीन सोल्ड। तो जब भी मेन वर्ब बात होती है पैसिव में, तो वहां पे वो बी वर्ब को यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि पैसिव में सिर्फ और सिर्फ होने की बात होती है। तो देखिए, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा तो वो काम को करेगा, लेकिन जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो काम उसके साथ होगा। उसे भी आमंत्रित किया गया है, यानी ये काम उसके साथ हुआ है, उसने कोई काम किया नहीं है। लेकिन मैंने उसे भी आमंत्रित किया है, इसमें मैंने कोई काम किया है। समझ में आई बात? तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें तो पहले हम लोगों ने एक चीज सीखा कि एक्टिव जो होता है ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसको हम लोग एक्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग भी कह सकते हैं। और जो पैसिव होता है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। इसमें काम को करने वाला मौजूद होता है, वो काम को करता है। इसमें काम को करने वाला मौजूद नहीं होता है, काम होता है। क्या होता है? काम होता है। तो इसमें जो होते हैं हम लोग नॉर्मल वर्ब्स लगा सकते हैं, खाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, पढ़ाना। लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं? बी वर्ब। क्या लगाते हैं? बी वर्ब। अगर हम इसको मिटा दें तो अगला पॉइंट, अगर हम लोग एक्टिव और पैसिव में, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? ऑल वर्ब्स, जिसमें भी हम लोग क्या यूज करते हैं? काम को करने की बात करते हैं। ठीक है? डूइंग। और ये क्या होगा? ओनली बी वर्ब यूज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ होने की बात होती है। इसमें करने की बात होती है और इसमें होने की बात होती है। समझ में आई बात? यानी एक्टिव में हमेशा हम कोई भी वर्ब लगा सकते हैं। आई एम प्लेइंग, आई एम टीचिंग, यू आर ईटिंग, ही इज सेलिंग। ठीक है? लेकिन पैसिव में बी वर्ब यूज होता है। क्या यूज होता है? बी वर्ब। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें किस चीज की बात होती है? होने की बात होती है। समझ में आ रही है बात? चलिए, और क्या क्या डिफरेंसेस हैं एक्टिव और पैसिव में? और क्या क्या डिफरेंसेस हैं? और डिफरेंस ये है कि ये जो होते हैं इसमें हम लोग सब्जेक्ट शुरू में लिखते हैं।
सब्जेक्ट इज एट द बिगिनिंग, एट द, और इसमें कौन होता है? ऑब्जेक्ट इज एट द बिगिनिंग। क्यों? जिसकी बात होती है हमेशा वही फ्रंट पे होता है। अगर काम को करने वाले की बात होगी तो सब्जेक्ट फ्रंट पर होगा, और काम के होने वाले की बात होगी तो ऑब्जेक्ट फ्रंट पर होगा। समझ में आई बात? अब एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, एक्टिव पैसिव की तो बात होगी, वर्ब के अकॉर्डिंग कौन से वर्ब को हम लोग एक्टिव पैसिव दोनों में लिख सकते हैं और कौन से वर्ब को हम लोग एक्टिव पैसिव में नहीं लिख सकते, ये भी बात पहले समझ लीजिए आप लोग। हमने बात की एक्शन की, हमने बात की ऑब्जेक्ट्स की। आप बता सकते हैं कौन से वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है? कौन से वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है? एक वर्ब होता है ट्रांजिटिव और एक वर्ब होता है इनट्रांजिटिव। तो एक चीज ध्यान रखिए, ये हुआ आपका ट्रांजिटिव और ये एक ट्रांजिटिव हुआ। इसके पास ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है? इसके पास ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन क्या इसके पास ऑब्जेक्ट होता है? नहीं। और जैसा कि हमने अभी अभी बात की कि जब सेंटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है तभी हम पैसिव स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो जिसके पास ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता या होता ही नहीं है, क्या उसका यूज हम लोग पैसिव स्टाइल में करते हैं? नहीं करते। यानी कि इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को यूजुअली पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता, या यूं कहिए इसका कोई पैसिव सेंटेंस नहीं बनता है। जब हम लोग एक्टिव और पैसिव चेंज करना सीखेंगे उस समय आपको पता चलेगा कि सिर्फ इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम लोग एक्टिव से पैसिव यूज करते हैं, मतलब उस वर्ब का, इंट्रांजिटिव वर्ब का भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, लेकिन कायदे से वो भी एक तरीके से ट्रांजिटिव फॉर्म में ही होता है। हम लोग आगे जब चर्चा करेंगे, बदलेंगे, तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस में इंट्रांजिटिव वर्ब को भी पैसिव बनाते हैं और उसका ट्रांजिटिव जैसा क्या रोल है वहां पे। नॉर्मली आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं ना कि क्रिकेट खेला जा रहा है। लेकिन अगर आपने कहा ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, क्या इसके पास कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं। कुछ लोग कहेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ही इज स्लीपिंग इन बेड, तो कहेंगे सर इन बेड है ना, तो आप उनको जरूर बताइएगा कि ये इन बेड उसका प्लेस बता रहा है, ना कि उसका ऑब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए अभी हम लोगों ने यूज किया ना कि कौन और किसने सब्जेक्ट होते हैं, क्या और किसे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जरा बताइए तो, वह क्या सो रहा है, वह किसे सो रहा है? इसका उत्तर है क्या? वह कहां सो रहा है? बेड में सो रहा है। तो ये तो कहां का उत्तर है ना, प्लेस बता रहा है। तो टाइम और प्लेस बताने वाले जो शब्द होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए उसके ऊपर सोचना ही बेवकूफी है। तो पहली बात समझिए कि अगर सेंटेंस में एक्शन होगा तभी एक्टिव पैसिव की बात होगी। जो सेंटेंस नॉन एक्शन वाले होते हैं, यानी उसमें किसी प्रकार का एक्शन नहीं होता है, तो जहां एक्शन नहीं होगा वहां ऑब्जेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। और अगर एक्शन होता भी है तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि क्या वो ट्रांजिटिव वाला वर्ब है या इनट्रांजिटिव वाला वर्ब है। तो नॉन एक्शन सेंटेंसेस में कभी भी एक्टिव पैसिव के बारे में सोचना नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ही इज अ प्लेयर, एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, ही इज अ प्लेयर, क्या ये प्लेयर होना कोई एक्शन है? नहीं। और सबसे बड़ी बात, जहां एक्शन नहीं है वहां ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, वहां पे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? ही इज, वह है, वह क्या है जी? प्लेयर है। यहां पे प्लेयर होना कोई एक्शन नहीं है, इसलिए दिमाग में बैठा लीजिए कि इसका कभी एक्टिव पैसिव के बारे में आप सोच ही नहीं सकते। जिस सेंटेंस में एक्शन नहीं उसका एक्टिव पैसिव से कोई रिलेशन नहीं। जिस सेंटेंस में एक्शन होगा उसमें भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव, क्योंकि पैसिव का तो कनेक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट से है ना। तो जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं उसका एक्टिव पैसिव से कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ उसी का लेना देना होता है जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आ रही है बात? तो इतनी बातें हमने सीखी कि एक्टिव और पैसिव, या यूं कहिए वॉइस क्या है। तो वॉइस एक तरीके के लिखने का तरीका है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों के बारे में या दोनों के स्टाइल में लिख सकते हैं। अगर हमारा फोकस, हमारा अटेंशन सब्जेक्ट के ऊपर होगा तो एक्टिव स्टाइल में लिखेंगे, जो नॉर्मल हमारा राइटिंग स्टाइल होता है। और अगर हमारा फोकस, अगर हमारा अटेंशन ऑब्जेक्ट पर होगा, सब्जेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं होगा, या यूं कहिए सब्जेक्ट अंडरस्टूड होगा, तो हम सेंटेंस को पैसिव स्टाइल में लिखेंगे, एक्टिव स्टाइल में
नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम लोग अगले स्टेप में मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगा एक्टिव और पैसिव से रिलेटेड, छोटी छोटी बातें। देन इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं बिना अर्थ को बदले। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों को इस बात का कंफ्यूजन होता है कि हमने टेंस नहीं पढ़ा है तो क्या हम लोग वॉइस पढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, टेंस अलग चीज होता है, वॉइस अलग चीज। टेंस का वॉइस से कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, टेंस का भी कनेक्शन वर्ब से है और वॉइस का भी कनेक्शन वर्ब से है। टेंस का वर्ब के टाइम वाले पार्ट से कनेक्शन है, वो टाइम से रिलेट करके दिखाता है, लेकिन वॉइस का सब्जेक्ट के वर्ब के सब्जेक्ट वाले पार्ट से रिलेशन है। आप सेंटेंस के सब्जेक्ट को देख के अंदाजा लगा सकते हैं अगर वाक्य हिंदी का हो कि वाक्य हिंदी एक्टिव में है कि पैसिव में। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आज का फिनिश करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि एक्टिव में जो होता है काम करता है, लेकिन पैसिव में काम होता है। तो काम होने का मतलब क्या होता है? बी मतलब होना। तो बी ही हमेशा मेन वर्ब का काम करता है पैसिव में, और ये हमेशा इस फॉर्मेट में होता है बी प्लस V3। तो आप जब भी इंग्लिश सेंटेंस में टेंस पहचानना चाहते हैं तो हमेशा वर्ब को बी प्लस V3 फॉर्मेट में ढूंढिए। अगर आपका सेंटेंस बी प्लस V3 फॉर्मेट वाला वर्ब रखे हुए है तो वो पैसिव में होगा, और अगर नहीं है तो सेंटेंस पैसिव में नहीं होगा। समझ में आई बात? इसके अलावा कुछ अलग तरीके के पैसिव, क्वाजी पैसिव और नोशनल पैसिव जैसे भी टर्म्स यूज किए जाते हैं, मैं इसके बारे में आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा। पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू।